चिचियाइए मत, चिचियाइए मत। लाजवाब बोलेगा तो मैं तुम्हारी आरती उतारेंगे। आपको दिल से चाहते हैं ना, आपका बात भी नहीं उठा सकते। खोजे सपेरा हर दिन, आज जन्म में भी तो प्यार तोरा हासिल ना भरे। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे कलाकार जुड़ रहे हैं जो मल्टी टैलेंटेड हैं, जो नायक भी हैं, जो खलनायक हैं और निर्देशक भी हैं। जी हां, भोजपुरी फिल्मी पर्दे पर विष्णु शंकर बेलू एक्टर और निर्देशक की भूमिका में अक्सर आपने उन्हें देखा होगा। अभिनय से लेकर किस तरीके से वो काम करते हैं, बेहद ही शानदार उनका अंदाज है। पुराना अभिनय से उनका रिश्ता रहा है, रंगमंच से भी ये जुड़े हुए हैं, तमाम जगह इन्होंने काम किया है। रंगमंच से जुड़े होने की वजह से इनकी प्रतिभा जो है वो बहुत निखर कर सामने आई है। विष्णु शंकर बेलू जी, इंडिया वॉइस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, सभी देखने वालों को नमस्कार है मेरा, और आपको भी नमस्कार है सौरभ जी। तो बेलू दिल साहब, से सबसे धन्यवाद। पहले आप कैसे हैं? लॉकडाउन के इतने दिन से चल रहा है, आप लोगों का काम इस समय बंद है, तो किस तरीके से दिनचर्या आपकी चल रही है? काफी बिजी शेड्यूल रहता है आप लोगों का। जी हाँ, ये तो मैं कहूँगा कि जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो एकदम से जो भाग-दौड़ थी जीवन में, अचानक से रुक जाना अनकम्फर्टेबल। मैं क्या, हमारे जितने भी साथी थे हमारे इंडस्ट्री के, जी। तो जो दिनचर्या थी वो तो भोजन करना, सोना। फिर लेकिन हम लोगों ने मैंने प्लान किया कि अपने दोस्तों से संपर्क में रहा। हाँ। फिर हमारे जितने भोजपुरी के जितने भी एक्टर हैं, जो विलन्स हमारे जो ग्रुप में हैं, हमारे दोस्त जो हैं, सबको जोड़ा और बहुत सारी कविताएं ना मैं मोबाइल पे शूट करा करा के मांगा और उनको बनाया, एडिट करता था खुद ही। और ऐसे में मोटिवेशनल कविताएं जो था, जी। मैंने वो बहुत 2-3 वीडियो बनाए लॉकडाउन के दरमियान, और अभी भी मैं कुछ बनाने के प्लानिंग में हूँ। स्टडी किया, अच्छी फिल्में भी देखी, बुक्स पढ़े मैंने बहुत सारे। जी। तो इस दरमियान इस तरीके से हमारा लॉकडाउन बीतता है अभी भी। जी। विष्णु जी, आपके अगर करियर की बात करें तो आप अभिनय में अलग अलग विधाओं में काम किए हैं। सबसे पहले रंगमंच से बात करना शुरू करेंगे, फिर इसके बाद, क्योंकि आप टैलेंटेड नहीं सर, आप मल्टी टैलेंटेड है, बहुत चीज़ों पे बात करना अभी बाकी होगा, बहुत चीज़ों पर बात करना पड़ेगा मुझे। तो सबसे पहले आप रंगमंच के विषय में बताएं, किस तरीके से आपका रंगमंच पर आना हुआ? देखिए, रंगमंच से मेरा आना, एक तो सबसे पहली बात है कि मैं आपको ये कहूंगा कि जो मेरी बचपन, जब मैंने होश संभाला तो मेरे जीवन में जब मैंने देखा इंटरटेनमेंट का जो माध्यम था, तो हमारे इलाके में ना रामलीला होता था। जी। तो उस रामलीला में मैंने विदूषक को, जो कॉमेडी करते हैं पात्र, पेट में कपड़े डाल के, उसको मैंने देखा लोगों को हंसाते हुए। जी। और उसके हरकतों पे लोग इतना हंसते थे, इतना मजा लेते थे कि मतलब समझ जाइए कि मैं, वो बचपन मेरा था, मुश्किल से मैं लगता है 6 या 7 साल का रहा हूँगा। वो चीज मुझे प्रभावित कर गई। फिर मैंने देखा कि रावण आता है जिसके 10 सर हैं, वो जोर से आके लगाता है और पब्लिक में एकदम खौफ हो जाता है, बहुत लोग रोमांचित होते हैं। तो वो चीज ना मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं घर कर गई। मैंने बोला, अरे यार, एक आदमी, एक इंसान जो इतने सारे लोगों का एंटरटेनमेंट कर सकता है, तो मुझे तो एंटरटेनर ही बनना चाहिए। और ये बात मेरे दिमाग में घर कर गई। और रही बात रंगमंच में आने की, तो क्लास 6 में था जब मैं, तब मेरे स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम, कल्चरल एक्टिविटीज में मेरे 26 जनवरी का मौका था और एक प्रोग्राम हो रहा था। लेकिन मैं 6th क्लास में था और 8 क्लास के बच्चों की कास्टिंग हो रही थी। लेकिन मेरे मन में था कि मुझे करना है। मैं सर के पीछे 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 लगा रहा। मैं हित नारायण क्षत्रिय उच्च महाविद्यालय आरा से पढ़ाई लिखाई हुई है। जी। और मैं वही जन्मा भी हूँ। तो क्षत्रिय स्कूल के जो हमारे टीचर थे बोलते, तू छोटा दिखता, तू कैसे कर लेगा। मैंने बोला, सर एक मौका दीजिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, ये रहा भाला, और इसको ना एक्शन में जाना है और तुम्हें एक पोजीशन लेना है। जी। वो कैरेक्टर था महाराणा प्रताप का। मैंने बोला, एक मौका दीजिए। मैंने वो किया और पूरी एनर्जी डाल के, पूरा एफर्ट डाल के मैंने वो भाव भंगिमा के साथ किया। जी। और उस दिन से
मेरा नाम पूरे स्कूल में महाराणा प्रताप ही पड़ गया जब तक मैं पढ़ता रहा। यानी स्कूल से ही आपकी जो प्रतिभा है, आप सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहले पार्टिसिपेट करते थे, फिर इसके बाद वहीं से आप निखरना शुरू कर दिए, फिर आप कॉलेज टाइम में आए। इसके बाद मुझे जानकारी हुई जब आप कॉलेज में आए, फिर उसी के बाद आप रंगमंच में जुड़े। बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्लास 9 में था तो हमारे यहाँ साक्षरता अभियान के मिशन के तहत मैं स्कूल से बच्चे छाटे जा रहे थे और कल्चरल मतलब एक प्ले तैयार किया जा रहा था। एक ही प्ले को कई सारे लोग करेंगे। तो हमारे शहर के जितने भी सीनियर रंगकर्मी थे उन लोगों ने सारे टैलेंटेड बच्चों को छाटा, उसमें से एक मैं भी था जी। और एक ही प्ले को 4 टीम अलग अलग स्कूल के बच्चे कर रहे थे। और हमारे शहर के एक रंगकर्मी थे रविंद्र भारती जी, वो भी पत्रकारिता में है अभी। तो उन्होंने मेरा पहला ऑडिशन लिया था थिएटर के लिए, रंगमंच के लिए। तो उन्होंने मुझे चुना और मेरी कास्टिंग हुई प्ले में एक मेल लीड कैरेक्टर के लिए। और मेरा प्ले, हमारी टीम की प्ले को इतना सराहा गया कि सबसे टॉप में हमें रखा गया और उसका ही प्रदर्शन चारों तरफ किया गया। तो इस तरीके से मैं रंगमंच में दाखिला हुआ। और उसके बाद जब मैं कॉलेज में आया तब तो हमारे शहर, मतलब मैं जिस शहर की बात कर रहा हूँ आरा, हमारा वहाँ का सांस्कृतिक माहौल ऐसा था कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब एक शहर, एक छोटे से शहर में 25 टीम थी जो थिएटर करती थी उस जमाने में। तो चूंकि मेरा व्यवहार और आचरण और परफॉर्मेंस सबको भाता था और हमारे जितने भी सीनियर थे सब मुझे बहुत मानते थे और मैं सबके साथ जुड़ के ना प्ले करने लगा। बिल्कुल। तो ये रंगमंच का सिलसिला चला मेरा और सबने बहुत प्रोत्साहित किया। मेरे शहर के जितने रंगकर्मी थे, और मैं अजय शेखर प्रकाश जी का भी नाम लेना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत मनोबल बढ़ाया है मेरा। और उस दरमियान भी और आज भी उनसे मैं संपर्क में रहता हूं और हमेशा उन्होंने मनोबल बढ़ाया है। हाँ, ये कहूंगा कि रंगमंच के बाद मेरा एक सफर ये हुआ कि मैं वहां से सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन गीत नाटक प्रभाग सूचना विभाग दिल्ली के लिए मैंने अप्लाई किया एज एन एक्टर और मुझे चयनित कर लिया गया। और मैं 3 साल के लिए फिर दिल्ली आ गया। वहां भी मैंने जम के थिएटर किया। शहर में तो करता ही था, तो एक सिलसिला वहां रहा। लेकिन तो ये रंगमंच का सिलसिला दिल्ली में भी हुआ, बिहार में भी हुआ। बहुत सारे ऑल इंडिया ड्रामा कॉम्पिटिशन में मैंने प्ले किए, बहुत बड़े बड़े प्ले हुए और बहुत सारे अवार्ड भी लिए मैंने रंगमंच के माध्यम से। बेस्ट एक्टर के बापू की हत्या 1000वीं बार, अंधा युद्ध किया है मैंने, कोर्ट मार्शल किया है बहुत सारे, मतलब अबू हसन, बहुत सारे अनगिनत प्ले हैं। स्ट्रीट प्ले मैंने बहुत सारे किए। तो ये रंगमंच का सिलसिला हमारा रहा। बिल्कुल। बीइंग ए डायरेक्टर, एक सवाल आपसे पूछना ये चाहूंगा, क्योंकि आप निर्देशन का भी आप काम कर रहे हैं। न्यू कमर जो कलाकार आ रहे हैं, जो रंगमंच से नहीं आ रहे हैं, उन पे क्या असर पड़ता है? क्योंकि आप लोग रंगमंच से उठकर आए हैं, आप एक एक बारीकियों को समझते हैं। क्योंकि स्क्रीन पे तुरंत आ जाना और रंगमंच में काम करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। और मैं ये कहना चाहूंगा नए कलाकारों के लिए, देखिए रंगमंच एक ऐसा माध्यम है जो इंसान को, किसी भी व्यक्ति को अगर वो परफॉर्म करता है तो वो पूरी तरह से खुल जाता है, पूरी तरीके से खुल जाता है। उसके अंदर से झिझक है, अपनी जो अंदर की मतलब वो चीजें हैं वो सब खत्म हो जाती है। तो वो एक बिंदास हो जाता है, उसको ऐसा ट्रेंड कर दिया जाता है। और एक वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का डिसिप्लिन है, वो एक मैनर आ जाता है एक कलाकार के अंदर। लेकिन जो नए कलाकार हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि बिना सीखे आप मत आइए प्लीज। या तो आप थिएटर से करके आइए या फिर कहीं से कोई शिक्षा लेके आइए। अगर ये भी नहीं तो आप स्टडी कीजिए, फिल्में देखिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान बहुत जरूरी है। अच्छे लोगों से सलाह लीजिए। और मैं ये कहना चाहूंगा नए लोगों के लिए भी कि देखिए, कभी कभी मेरा अनुभव है एज ए डायरेक्टर, मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्प ज्ञान जो है वो कहीं ना कहीं से नुकसानदेह होता है। थोड़ा ज्ञान, एक डायरेक्टर के तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि जो थोड़ा ज्ञान है, तो आदमी जब एक्टिंग करता है तो उसमें अपनी एक्टिंग में एफर्ट लगाता है, तो दिखने में कहीं ना कहीं से वो बनावटी लगता है। तो या तो आप ट्रेंड एक्टर हो तब उस चीज को मैनेज कर लोगे, आप सहज अभिनय करोगे। या तो आपको कुछ नहीं आता है और आपको एक अच्छा डायरेक्टर मिल गया, अच्छे तरीके से पॉलिश कर रहा है और आपने उसको समर्पित कर दिया। कोई भी अगर आपने डायरेक्टर को समर्पित कर दिया तब वो कलाकार कहीं ना कहीं से संवारा जा सकता है। बिल्कुल, ये एक तरीका है। बिल्कुल। बिल्लू जी, मैंने आपके बारे में जो जानता, जो आप करते हैं, देखिए 5 चीजें तो मुझे पता है, और चीजें अगर मैं नहीं जानता तो आप दर्शकों के साथ साझा करें। नायक, खलनायक, एंकर, निर्देशक, मिमिक्री आर्टिस्ट,
तो मतलब जो ये 5 चीजें हैं, आपने कोई विधा छोड़ी नहीं है। सर आपने एंकरिंग भी किया है, थोड़ा डर लगता है हम लोगों को भी। बहुत लंबे समय तक, बहुत हाँ, लंबे तो समय तक एंकरिंग की बात है। मैं वो एक टाइम में मेरा कैरियर था, मैंने वो बहुत कमाया और उसके माध्यम से मैं बॉम्बे आया जी। ये वो कमाई में ये रहा है वो। सर मिमिक्री आर्टिस्ट की अगर बात करें तो सर इंडिया वॉइस के जो दर्शक हैं वेलू जी, वो आपसे कुछ सुनना पसंद करेंगे। आपके जो फेवरेट जो भी कलाकार हो, अगर आप साझा करना चाहते हैं तो सर स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली जब आदमी प्रभावित हुआ हाँ। तो मेरे जीवन में बहुत सारे एक्टरों से मैं प्रभावित हुआ हाँ। और जिनसे प्रभावित होता था मैं उनकी नकल करने लगता था जी तो बाल मन में भी हमारी एक फिल्म है शोले जी तो मुझे नहीं लगता है कि किसी ने ना देखी हो। जी बिल्कुल। तो शोले के गब्बर सिंह मेरे दिमाग में वो बचपन में ही घर कर गए थे तो मैंने सबसे पहले उनकी मिमिक्री शुरुआत की थी। हाँ। तो मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को मैं चाहूंगा कि इंटरटेन करूं, 2-3 वॉइसें आपको सुनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारे गब्बर सिंह का जो अंदाज है। हाँ। शहर के नीचे बहुत नाइंसाफी है समथिंग। अल्टीमेट। और एक वर्ड सुनाना चाहूंगा, शक्ति कपूर जी को बहुत करता रहा हूँ हाँ। तो उनको भी मैंने बहुत काफी एड वैड मैंने किया उनकी वॉइस में। हाँ। आओ हाय ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार I wonder what you are up above the world so high आओ हाय धक तक आओ हाय। एक आखिरी आवाज परेश रावल साहब की सुनाना बिल्कुल चाहूंगा। बिल्कुल स्वागत है। हाँ, परेश रावल जी का बिल्कुल। अंदाज जो है साला बौखला गया ना तू। अरे जानिए दुनिया बहुत उलट उलट सब साला पॉलिटिक्स बात का खेला। ज्यादा चालाकी दिखाई ना तो अच्छा नहीं होगा साला, यहीं पे गेम कर दूंगा, यहीं पे ज्यादा चालाकी नहीं दिखाने का, समझा क्या साला। समथिंग ऐसे ही। अल्टीमेट अल्टीमेट, मतलब जितनी तारीफ Thank की you. जाए वो मतलब कम है। शुक्रिया। नायक शुक्रिया। के तौर पे अगर बात किया जाए, अब फिर उसके बारे में आप बताएं, क्योंकि खलनायक जो होता है उनका काम होता है पिटने वाले पे आऊंगा, लेकिन जी। पहले आप उस पे आइए जब आप पीटते थे उसके बारे में बताएं। हाँ हाँ जब मेरी शुरुआत हुई जब रंगमंच करके, क्योंकि टारगेट था कि मुझे सिनेमा ही करना जी। है और इत्तेफाक हुआ मैं एंकरिंग कर रहा था। टी सीरीज से मुझे बहुत सारे ऑफर आए जी। और टी सीरीज में मैंने बहुत सारे कैसेट में मिमिक्री किया, सुपर हिट कैसेट एक से बढ़कर एक। उस जमाने के कोई भी सुपर हिट सिंगर मेरे से बचे नहीं थे जिनके कैसेट में मेरे मिमिक्री नहीं जाते थे। जी। एक दौर था, बहुत सारे वीडियोस आए जिसमें मैंने एंकरिंग किया, 50 वॉल्यूम। जी फिर मुझे खुद सामने से सिनेमा का ऑफर आया और मुझे बतौर नायक मेरी कास्टिंग हुई और कई फिल्में, ये कैसी गुरु दक्षिणा, देश में लौटल परदेसी, किया घूमता उठिया धीरे धीरे, ये कुछ फिल्में हैं जिसमें मैं नायक था। लेकिन जब मैं खलनायक हुआ जी तो हाँ थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होता है और सुपुर्द करना पड़ता है। मैंने सोचा चलो ये भी अभिनय का एक पार्ट है, चलो भैया अपना दे देता हूँ थोड़ा, चलो जितना मारना मार लो। लेकिन मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि मैं मार खा के भी मैं दिखूंगा, अपनी एनर्जी दिखाऊंगा कि मैं मार खा रहा हूं और मैं रियल में मुझे दर्द हो रहा है। बिल्कुल। तो मैंने हमेशा अपने एक्टिंग में ये कोशिश की है कि अगर मुझे पंच लगता है तो मैं अपनी पूरी एनर्जी डाल के अपने दर्द को बयान करूं। जी, मैंने भोजपुरी फिल्म के कई खलनायकों को देखा है जिनमें शायद आपके सहयोगी रहे हैं और आपके साथ काम किया, जैसे अवधेश मिश्रा हुए और फिर संजय पांडे, देव सिंह जो न्यू कमर सबसे बेहतरीन अभी काम कर रहे हैं। तो इन क्योंकि ये सब जो लोग हैं वो पुराने, देव सिंह की अगर बात कर ले तो देव अभी नए आए हैं, तो देव की एक्टिंग के विषय में अगर उनकी खलनायकी की बात करें तो आपको कैसा लगता है? अच्छा है, उनमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों सेट्स हैं और वो करते भी रहते हैं, कॉमेडी भी बहुत अच्छा करते हैं। अभी हमारे साथ एक फिल्म किया उन्होंने, फिल्म का नाम है नाम बदनाम, जिसमें काजल राघवानी, गौरव झा हीरो हैं और अच्छा है, बढ़िया है, उनका अंदाज भी काफी लोग पसंद करते हैं और अच्छा है। और भी वैरायटी दिखाएंगे वो, मुझे ऐसा लगता है आगे आने वाले समय में। जी, एक सवाल ये कि अब मैं खलनायकी पे आता हूँ आपके,
क्योंकि ये तो देव से संबंधित है। आपके खलनायक क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं लगातार आपके चाहने वाले लगातार कमेंट कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि इतने सारे सवाल आ गए, मैं सारे सवाल तो नहीं पूछ पाऊंगा आपसे, लेकिन कुछ सवाल हैं जो आपसे पूछूंगा। लोग कह रहे हैं कि जो मार खाने वाला सीन होता है फाइट, उस समय आप लोग क्या प्रिकॉशन लेते हैं? कभी कभी अनट्रेंड लोग भी हो जाते हैं, क्योंकि सर अभी तो आप डायरेक्टर हैं, आप तो हर एक बारीकी के बारे में आप जानते हैं। जब आप निर्देशन में नहीं आए थे तो क्या दिक्कतें आती थी? मैं बताता हूँ, मैं निर्देशन में नहीं था, तो मैं आपको अपने जीवन का सबसे बड़ा माइनस बता दूं जी। मैं एक्टर शुरू से ईश्वर के दया से मैंने सबका सम्मान प्यार पाया है। हाँ। मेरे जितने सीनियर थिएटर के आर्टिस्ट थे, मेरे जितने डायरेक्टर थे, मैं सबका बहुत चहेता रहा हूँ एज एन एक्टर। जी। मुझे जीवन में जो चीज नहीं आती थी वो थी फाइट। जी। एक्शन मुझे आता ही नहीं था। हाँ। मुझे वो मारना नहीं आता और मुझे ये पता था कि मुझे एक्शन नहीं आता है। जी। तो मैं उस चीज को लेकर इतना कॉन्शियस था कि जैसे मैं मुंबई आया और मुझे कुछ फिल्में मिलने लगी, मैं पूरी तरीके से उसकी ट्रेनिंग लेने में लग गया। मेरे दोस्त हैं फाइट मास्टर सकीम शेख, जो अभी नहीं रहे दुनिया में, अभी मेरे दोस्त हैं हीरा मास्टर, जिन जिन लोगों ने मुझे ट्रेंड किया। मेरे हीरा मास्टर जी ने मुझे फाइट करना सिखाया और टेबल पे कैसे उछलते हैं कूदते हैं, तो उन्होंने मेरे अंदर इतनी आग भर दी कि अब मुझे लगता है कि 4 माले से भी छलांग लगाना हो तो मैं बहुत इजीली लगा लेता हूं। और मुझे ट्रेंड, ये एक टेक्निक है जो उन्होंने मुझे बताया और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। तो मैं प्रिकॉशन लेता हूं, लेकिन वो टेक्निक मुझे पता है और मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मैं अपने बेहतर तरीके से मैं सामने वाले के पंच को खाऊं भी और सामने वाले को मारूं भी। सब देख लेता हूं, नजरों का चीज होता है कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ रखी हुई है, और 1-2 रिहर्सल कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग करते हैं टेक। बिल्कुल। विष्णु जी, कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे ग्लास ब्रेक करना हुआ है, तो उस समय शकील जी ने मुझे इतना हौसला अफजाई किया था, तुम कर लोगे, और मेरे अंदर था कि हाँ मैं कर लूंगा। और ईश्वर के दया से कभी ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ नहीं है। छोटे मोटे हल्के फुल्के खरोच आ जाते हैं, वो आम बातें हैं, लेकिन मैं चौकन्ना रहता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपनी ट्रेनिंग का भरपूर फायदा उठाऊं और सामने वाले को सहज रखते हुए, अगर वो अनट्रेंड है तो उसको भी समझा के अच्छा काम करूं। बिल्कुल। विष्णु जी, अगर मैंने देखा है कि आप लुक के साथ भी बड़ा प्रैक्टिकल करते हैं। पहले आप की बात करें बड़े बड़े बाल, फिर इसके बाद बड़ी दाढ़ी, फिर आप ये जो प्रैक्टिकल करते हैं, क्या आप दर्शकों को डराने के लिए या जो बॉडी के साथ एक प्रैक्टिकल करते हैं? हर फिल्म में आपके देख लिया जाए तो आपके जो कैरेक्टर है या आप जो कैरेक्टर लाते हैं हर को अलग तरीके से पेश करते हैं, यानी दर्शक कहीं बोर ना हो। एकदम सही पकड़ा आपने, ये मेरे मन में चलता है और आपने ऐसा महसूस किया जी। मैं भी यही चाहता हूं कि दर्शक भी इसको महसूस करे। हाँ। क्योंकि मैंने ना, देखिए एक समय आ गया मेरे पास फिल्मों के ऑफर आते थे। हाँ। लेकिन कभी अच्छी कहानियां नहीं, तो कभी जो कैरेक्टर है उसमें दम नहीं। तो मैंने जो भी कैरेक्टर अब तक किए हैं, मैंने किए हैं, काफी सारी फिल्में की है, मुझे लगता है एज एन एक्टर 40-50 फिल्में कर ली, लेकिन मैंने जिस कैरेक्टर को भी करने की ठानी, तो मैं सबसे पहले डायरेक्टर के साथ कहानी सुनता हूँ कि नहीं आप मुझे बताइए, मैं पीछे पड़ जाता हूँ, मुझे बताइए वो कैरेक्टर होगा कैसा, वो कैसा होगा, और मैं खुद भी एक इमेजिन करता हूँ और उनको बताता हूँ कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ। फिर मैं उसके हिसाब से ना कुछ दिन मैं रियल कोशिश करता हूँ कि मेरे रियल बाल बढ़ जाए, दाढ़ी बढ़ जाए, अगर समय है तो, या फिर मैं बॉडी लैंग्वेज कुछ कॉस्ट्यूम ऐसा पहन लूँ, उसके बोलने का अंदाज, या मैं कहीं कुछ अपने जन जीवन से कोई ऐसा कैरेक्टर को मैनरिज्म पकड़ लूँ। तो इसलिए मैं ऐसा करता हूं कि मेरे जो कैरेक्टर है वो अलग अलग दिखे, उनके भाव जो है अलग अलग दिखे, इसलिए मैं गेटअप में भी एक्सपेरिमेंट करता हूं, डायलॉग डिलीवरी में भी, अपने बॉडी लैंग्वेज में भी चाल ढाल भी बदलने की कोशिश करता हूं कि कैरेक्टर थोड़ा अलग दिखे। जैसे कि मैंने एक फिल्म में देखा, आप तांत्रिक बने हुए थे, त्रिशूल लिए हुए थे, जो आप इस तरीके से बोल रहे थे कि देख के दर्शक ही समझ जाएं कि बेलू जी जो हैं, विष्णु जी पूरी तरीके से तांत्रिक हो गए। मतलब आप कैरेक्टर को जीते हैं सर, ये कैसे टैलेंट आया? नहीं, ये तो बहुत सारे सीनियर्स को पढ़ा है, देखा है, और मैंने हमारे सामने जब थिएटर में जब हम लोग करते थे, तो हम पुराने अपने एक्टरों के किस्से सुनते थे। कई बार सुना है कि अरे इन्होंने भाई मुगले आजम करने के लिए 3 दिन तक उपवास रखा, ये किया, वजन घटाया। मैं कमला हसन जी से बहुत प्रभावित रहा हूँ, तो उनको भी मैंने देखा है कि उन्होंने अपना वजन घटाया, बढ़ाया। तो ये तो आम बात है। मैंने वो तांत्रिक वाले कैरेक्टर के लिए अपना वजन घटाया था सर। मुझे याद है कि मैंने करीब 6-7 किलो वजन लॉस किया था, ताकि मैं दिखूं कि नहीं ये शमशान से उठ के आए हुए तांत्रिक है या अवघड़ तांत्रिक टाइप के लोग हैं। और रियल दाढ़ी बढ़ाई थी मैंने। हाँ, बालों के लिए मैंने थोड़ा विग लिया था, क्योंकि उतने बड़े नहीं हो पाए थे मेरे बाल,
लेकिन रखा था फील के लिए, दाढ़ी मैंने ओरिजिनल बड़ी बढ़ाई थी। सर वो और कहीं ना कहीं से दर्शकों को प्रभावित किया करने वो के लिए और मणि को लेने के लिए आपका एक डायलॉग उससे बहुत ही फेमस हुआ है सर, अगर आप उसको इंडिया वॉइस के दर्शकों के साथ साझा करें। कौन से पिक्चर का? ये नागिन में जो आप त्रिशूल लिए रहते थे ना, नागिन अच्छा को। अच्छा अच्छा जी। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है मुझे, उसके डायलॉग मुझे याद है। गुरुदेव छोड़ दियो करा के, रउआ पता नहीं छे हमरा बड़ी चाही, हमरा ए विश्व पे राज करे के बा, विश्व गुरु बने के बा, हमरा विजेता बने के बा, विश्व गुरु बने के बा। ऐसे ही कुछ था, मुझे पूरी तरीके से याद नहीं, लेकिन समथिंग कुछ बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल, था। विश्व विजेता और तो आप बहुत लाफ्टर लिया था मैंने, वो लाफ्टर भी बहुत फेमस हुए थे। लोगों ने सामने से मुझे कॉल किया था कि आप जब क्लाइमेक्स में ये ऐसा कपड़े उपड़े फेंक के आते हैं तो दहशत हो जाती थी, हम लोग थिएटर में डर जाते थे। ये फिल्म सर थिएटर में लगी थी, इत्तेफाक से उसका डायरेक्टर भी मैं था, बीन बजावे सपेरा, और लोगों ने बहुत पसंद किया था। 50 डेज हमारे शहर में भी चली थी ये फिल्म। विष्णु जी, एक सवाल बहुत ही अहम सवाल है, लोग जो भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर बोलते रहते हैं और आपके बारे में मैंने कई बार सुना है कि आप इसके विरोधी रहे हैं कि भोजपुरी फिल्म में थोड़ी सी आवाज आपकी जो है, अब आवाज स्पष्ट आ रही है? अभी आ रही है सर। मेरा एक सवाल यह है कि भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर हमेशा ये कहा जाता है कि भोजपुरी फिल्म में अश्लीलता परोसी जाती है, लेकिन आप इसके हमेशा विरोधी रहे कि आप जो लोग ये आरोप लगाते हैं, मैं भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखा हूं, बहुत सारे ऐसे फिल्म हैं, वास्तव में जो आरोप लग रहे हैं उन लोग को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कभी भी इसके पक्ष में कभी नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा, और मुझे इन शब्दों से भी परहेज है। मैं खुद एक पारिवारिक माहौल में रहने वाला व्यक्ति हूँ, और मैंने हमेशा से यही कोशिश की है कि मैं जिन फिल्मों में काम करूं या जो फिल्में मैं बनाऊं एज ए डायरेक्टर, वो ऐसी फिल्म बनाऊं जिसे मैं अपनी माँ, बहन, परिवार, बच्चों के साथ बैठ के देख सकूं। मैं अपनी जिंदगी में कभी ऐसी फिल्म नहीं करना चाहूंगा जिसको मुझे छुपा के देखना पड़े या छुप के दिखाना पड़े। तो ये मैं हमेशा से रहा हूँ कि नहीं, एक अच्छा स्वच्छ माहौल बनना चाहिए। और मुझे जो है कि भोजपुरी में जो हमारे कल्चर है उस पे काम हो और संस्कृति को दिखाया जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एंटरटेनमेंट ना हो, लेकिन उसके परोसने का तरीका, उसका प्रेजेंटेशन जो है वो वल्गर ना होके, वो डबल मीनिंग ना होके क्लासी हो, क्लासी अंदाज में आप दिखाएं तो एक जो है वो अच्छा लगेगा। लेकिन आप एकदम से फुहरता के साथ किसी चीज को प्रेजेंट करेंगे तो देखने वाले को भी प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सर, एक लास्ट सवाल जो बहुत लगातार आपके व्यूअर, आपके जो अलग अलग अंदाज में लोग देखें वो जानना चाहते हैं, जो न्यू कमर्स हैं वो कहते हैं कि सर जो गॉडफादर जिनके नहीं है और फिल्म इंडस्ट्री में कोई नहीं है, अगर वो लोग आना चाहते हैं, उस तरीके के युवा आना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ आप संदेश देंगे, किस तरीके से वो तैयारी करें, कैसे वो रहे? देखिए, मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है जी, और गॉडफादर आप संपर्क में बने रहिए, गतिविधियां देखते रहिए, लेकिन सबसे पहले आपको ट्रेंड होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आप कल्चरल एक्टिविटी के माध्यम से, अपने शहर में कल्चरल प्रोग्राम के माध्यम से अपनी एक्टिविटी को जागृत कीजिए। देखिए, जो अभिनय करना चाहते हैं वो रंगमंच से जुड़े, जो सिंगिंग करना चाहते हैं एक अच्छे शास्त्रीय संगीत क्लासिकल वाले के पास जाके सीखे, प्रोग्राम्स कीजिए, थिएटर्स कीजिए, प्ले कीजिए। जब आप करने लगेंगे, जब उस रंग में रंगने लगेंगे तो अपने आप कोई ना कोई रास्ता आपको मिलता चला जाएगा। बिल्कुल, और रास्ते खुलते जाएंगे, आप आगे की ओर बढ़ते, कदम दर कदम आगे बढ़िए। और ऐसा नहीं है, देखिए हमसे भी लोग संपर्क करते हैं, तो हमने हमेशा उनका मनोबल बढ़ाया है, और यही गाइडलाइन करूंगा, कि गाइडेंस करूंगा उनको कि आप एकदम प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए। जी, बहुत सारे संस्थान हैं जहाँ से आप रंगमंच या एक्टिंग, FTII है, NSD है, आप उसको टारगेट करके, उसको लक्ष्य करके आप प्रयास करें, आपको जरूर सफलता मिलेगी। जी विष्णु जी, आपसे बात करते हुए कब वक्त बीत गया मुझे कुछ पता ही नहीं चला। इतनी सदी हुई, इतनी बात कि आपने स्क्रीन को रखा, लगातार हमारे दर्शक भी आपसे जुड़े रहे। सर, आपने इंडिया वॉइस को अपना बहुमूल्य वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बेहद ही शानदार अभिनय करने वाले विष्णु जी, और जिन्होंने कई तरीके से काम किया है, खलनायक हो, नायक हो, एंकर हो, निर्देशक हो और मिमिक्री आर्टिस्ट। आपने देखा किस तरीके से इनकी आवाज बेहद ही शानदार है। तो आप भी अगर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, उन्होंने तमाम बारीकियों को भी बताई, इनको फॉलो करना बहुत जरूरी होगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो रंग जरूर लाएगी। नमस्कार।
खिसियाइए मत, खिसियाइए मत। लाजवाब बोलेगा तो क्या तुम्हारी आरती उतारेंगे? आपको दिल से चाहते हैं ना, आपका बात भी नहीं उठा सकते। खोजे सपेरा हर दिन। आ जन्म में भी तोर प्यार तोरा हासिल ना भइल।